हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो अपन शुरू करते हैं ईपीएफओ स्कीम्स के पीवाईक्यू। तो स्कीम्स के कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे देखते हैं। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें 2023 से 2012 तक के पीवाईक्यूज है स्कीम्स के। ये है 2021 यहाँ पे मिल जाएगा, 2017, 2016, 2012 तक का। और याद रखिएगा हर साल एक से दो क्वेश्चन स्कीम्स के आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन स्कीम्स के मिल ही जाते हैं। अभी आगे देखते जाएंगे, मिलते जाएंगे। और एक चीज़ और ये याद रखिएगा कि इसमें दोनों के क्वेश्चन है, इकोनॉमी वाले भी हैं स्कीम्स के और एक सोशल सिक्योरिटीज वाले भी है, सोशल सिक्योरिटी के हैं। तो और जो सोशल सिक्योरिटी के और क्वेश्चन है स्कीम्स के अलावा वो सारे अगली पीडीएफ में मिलेंगे, इसके बाद वाले में। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं स्कीम्स के क्वेश्चंस। ये देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं ये भी देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2023 का। पहला है अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना ये किस चीज़ के लिए है, इसको देखते हैं। तो ये क्या है, पहला इसका स्टेटमेंट क्या है कि निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ये पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर सरकार कुछ भी वृद्धों के लिए करेगी तो ऐसा तो करेगी ना कि बुनियादी ज़रूरतें तो पहले पूरा करेगी। तो ये तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आप ये भी देखना है कि अगर कोई चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं, अच्छी स्कीम्स है, तो वो जनरली सही होगा। और दूसरी चीज़ इसमें क्या देखना है कि ये पेंशन कौन सी है। इसमें सरकार वृद्धों से कुछ लेती नहीं है, जनरली सरकार देती है। यानी ये प्रोत्साहित वाली स्कीम है, प्रोत्साहन वाला या फिर सब्सिडी वाली स्कीम। इसमें सरकार को कोई बेनिफिट नहीं मिलता या फिर वृद्धों को कुछ देना नहीं पड़ता प्रीमियम। ये ऐसी योजना है जहाँ पर वृद्धों का मामला आता है या फिर विधवा की पेंशन होती है, आपने सुना होगा। ये सारी पेंशन में सरकार कोई प्रीमियम नहीं लेती है, ये सरकार अपनी तरफ से देती है। तो इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट में मिलेगा कि ये वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त करवाना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गारंटीकृत नहीं होता, ये गलत है। क्यों गारंटीकृत नहीं होता, क्योंकि हमने बता दिया, क्योंकि इसमें कोई सरकार प्रीमियम नहीं लेती है। प्रीमियम की राशि कि प्रीमियम की राशि सरकार ले ली है तो आपको गारंटी है कि देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा इसमें, और ये गलत होगा। तो अभी यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे देखते हैं। क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पीढ़ी पीढ़ीगत संबंधों को बनाना और मजबूत करना। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है और बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि जो पीढ़ीगत संबंध है उनको सही करना है। तो सही बात है, ये सब तो करना जरूरी है, तभी तो वृद्धों की समस्याओं का सलूशन होगा। ये भी सही होना चाहिए। अब अगला देखते हैं क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अटल उद्भवन केंद्रों की स्थापना करना। तो ये भी ठीक ही है, पॉजिटिव ही है। और वैसे भी देखेंगे 3 कट गया है तो 1 2 होगा, फिर 1 2 4 होगा। और वैसे भी ये भी देखेंगे एक नज़र से कि अटल उद्भवन केंद्र बनवाना जहाँ वरिष्ठ नागरिक रह सके। तो कितनी अच्छी बात है ना ये भी चीज़ें। और उसका और स्कीम्स का भी देखिए, अटल अटल वयो अभ्युदय योजना है, तो अटल से संबंधित तो कुछ होगा ही ना, ये भी मिला लेना है। तो ऐसा संभव है तो इसको सही मानना है, इसलिए इसका आंसर 1 2 4 होगा। इसको 1 मिनट क्लियर कर देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। इसका आंसर क्या है, ये सही है। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, पीढ़ीगत संबंधों को मजबूत करना, अटल अभ्युदय केंद्र बनाना। कौन सी स्कीम है, अटल वयो अभ्युदय योजना। तो इसका क्या है आंसर, 1 2 4। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन या फिर आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, बताते हैं अभी। अब आगे देखते हैं। यह 2021 का पीवाईक्यू। 21 में कैसे था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है, कौन सी स्कीम है, कृषि सिंचाई योजना। तो ये सिंचाई से संबंधित ही होगी, सबको पता है। देखते हैं आगे क्या, उर्वरक अधिक उपज देने वाली किस्म यानी हाई यील्डिंग वैरायटी और कीड़ानाशकों के उपयोग के लिए सब्सिडी देना। तो इसमें सिंचाई का तो कोई मामला समझ आ नहीं रहा है, फिर भी देखते हैं। इसमें तो डाउटफुल है, सिंचाई का कोई मामला नहीं है। वो आगे देखते हैं। जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेश को समन्वित करना। कितना सही है, पॉजिटिव है, तो ये तो सही होगा ही। और क्या है, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। ये भी सही है, सिंचाई से संबंधित ही है ये सिंचाई। यहाँ पे सिंचाई, ये देखिए 1 सेकंड अगर दिखाएं तो ये सिंचाई से संबंधित है, यहाँ पे भी सिंचाई से संबंधित है, ये भी सिंचाई। तो जनरली ये दोनों सही होना चाहिए, ये दोनों को। तीसरा क्या है
कि खेतों में जल का उपयोग दक्षता में सुधार करना, ये भी लगभग सिंचाई से संबंधित है। अगर खेतों में जल का उपयोग, जल की दक्षता सुधार होगी तो सिंचाई अच्छी बढ़ जाएगी, तो ये भी सिंचाई से संबंधित है, तो ये भी सही होना चाहिए। पूछा गलत है तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उर्वरक जनरली सिंचाइयों से संबंधित नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही है ना। बस एक बार क्वेश्चन, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन आपसे आता ही हो, अगर एक बार ठीक से पढ़ेंगे स्टेटमेंट और कौन सी योजना है, आप खुद ही अनुमान लगाए कि ये किस लिए होगी। कुछ नहीं पता फिर भी सोचना है। जैसे एक सेकेंड, जैसे ये कि ये सिंचाई से संबंधित योजना है, तो आपको ये तो अब अनुमान लगे ना कि सिंचाई से संबंधित होगा, तो आप खुद ही पढ़ के अनुमान लगा लेना। जरूरी थोड़ी कि हर स्टेटमेंट आपको पता हो। पूछा नहीं, गलत है, गलत मतलब सही नहीं है, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि 3 ठो तो सही है ही, 3 ऑप्शन, एक ही गलत है। तो जो भी जिसमें जिसमें सिंचाई दिख रहा है उसको सही मान लेना है। जैसे ये सिंचाई है, ये सिंचाई है, और ये जल उपयोग दक्षता, इनको सही मान लेना है, तो गलत अपने आप निकल आएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी है जिसे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है, तो ये 1.5 लाख रुपए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा तिकड़म नहीं लगा सकते हैं, ये फैक्चुअल है। अब आगे ये है, ये भी 2021 वाला है। वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी है, कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है, तो ये याद रखना 18 से 40 वर्ष है। और वैसे भी जनरली कोई भी पेंशन की योजना होती है ना, उसकी एज यही होती है 18 से 40 वर्ष। जैसे मैं याद दिला दूँ, पीएम कृषि मानधन योजना है, और एक है श्रम मानधन योजना, ये दोनों में भी एज 18 से 40 ही है, क्योंकि ये दोनों भी पेंशन की स्कीम ही है। तो जनरली जो भी पेंशन की स्कीम होती है वो 18 से 40 की एज में ही होती है। अब आगे देखते हैं, ये क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगा कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं करता। पहली चीज तो इसको नोट कर लेना, नहीं करता। अब आगे देखते हैं, यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, हो सकता है क्योंकि ये गंगा से संबंधित ही है, तो हो सकती है। और क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा राज्यों के गांव में सम्मिलित है, हो सकता है। बट ये याद रखना है कि ये जो उड़ीसा है ये गंगा राज्य नहीं है, यहाँ पे गंगा नहीं बहती है। बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार में तो गंगा बहती है, ये बात तो ठीक है, यहाँ पे गंगा राज्य है, गंगा बहती है, लेकिन उड़ीसा में कहीं गंगा नहीं बहती है, तो ये डाउटफुल हो सकता है, ये डाउटफुल है अपने लिए, क्योंकि उड़ीसा में गंगा नदी नहीं बहती है। लेकिन आगे देख लेते हैं, इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले से शौच से मुक्त करना है। कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको गलत करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। अब आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों में गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना। कितना पॉजिटिव है, इसको कैसे गलत करेगा कोई, इसका भी गलत करने। तो ये दोनों तो सही हैं ही, अब सोचना है गलत ढूंढना है, तो ये दोनों में से गलत ढूंढना है। और इसमें से आपको एक पॉइंट मिल गया कि उड़ीसा गंगा राज्य नहीं, तो इसको गलत मान लेना। ये जल शक्ति है और ये भी गंगा लगभग जल से संबंधित ही है, तो इनका ये मान सकते हैं कि ये इसका होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल गया, इसलिए इस पे इसको गलत कर सकते हैं। तो वैसे इसका आंसर भी है, ये बी गलत है, बाकी तीनों सही है। अब आगे देखते हैं 2017 में, तो 2017 में क्या है, निम्नलिखित में से किस स्कीम का उद्देश्य 11 से 18 की आयु वर्ग की किशोरियों को सर्वतोमुखी विकास करना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसी कौन सी योजना है जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो इसका आंसर है ये क्या है, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, ये याद रखना है। ये राजीव गांधी की स्कीम है। कौन सा मिनिस्टर चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री की है, राजीव गांधी स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड एडोलसेंट गर्ल्स, जो भी है यार, ये याद रखना। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन तो और डिफिकल्ट होता है सही करने में, क्योंकि इनका फुल फॉर्म भी नहीं दिया हुआ है ना। फुल फॉर्म दिया होता तो एक बार चलो सही कर लेते, इनका फुल फॉर्म भी नहीं दिया हुआ। वैसे यहाँ से काम बन सकता था, लेकिन यही है कि यहाँ पे तो फुल फॉर्म दिया होता, अगर फुल फॉर्म दिया होता तो यहाँ से काम बन जाता। ऐसे देख लेना, जैसे किशोरियों के बारे में लिखा है और अगर कहीं पे ऑप्शन मिल रहा है किशोरियों से संबंधित, तो जनरली वो सही होगा, इस तरह भी देख लेना। बाकी इसको भी फैक्चुअल लिख ही देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के बारे में। प्रत्येक बैंक
शाखा द्वारा 10 रुपये से 100 लाख तक का ऋण निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? हम सबको ये तो पता है ना, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। बाकी इसको ये याद ना भी याद है तो चल जाएगा। स्टैंड अप इंडिया किसके लिए? महिलाओं के लिए है, ST SC वर्गों के लिए है। कम से क्या है ऑप्शन? कम से कम एक ST SC ऋणी के लिए, ठीक है, कम से कम एक महिला ऋणी के लिए, ये दोनों के लिए तो है ही, महिला और ST SC के लिए। कम से कम एक ग्रामीण बेरोजगार युवा के लिए, इनके लिए नहीं है, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लाने स्टैंड अप नहीं, इनके लिए कौन सी है? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है इनके लिए, युवाओं के लिए। स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया योजना तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2, ये और ये वाली जैसे ये सारी स्कीम्स काफ़ी चर्चा में रहती हैं सारी, और ये सारे बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पता होना चाहिए। अब बाकी देखते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में है। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है, पहले तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि गलत पूछा है। देखते हैं क्या है। इसके अभिदाताओं को ₹1000 से 5000 प्रति माह तक न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है, ठीक है, हो सकता है कि 5000 रुपये तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी हो, ठीक है। आगे देखते हैं, न्यूनतम पेंशन का लाभ भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है, तो किसी द्वारा तो गारंटी होगी ना। अटल पेंशन योजना, इसमें क्या होता है कि लोगों को आपको प्रीमियम राशि देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, जितनी प्रीमियम राशि देंगे उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। इसमें भी एज अभी हमने ऊपर देखा ही है, ये अटल पेंशन योजना, ये PYQ से है। इसमें एज हमको पता है 18 से 40 है, तो 18 से 40 वाले व्यक्ति जितनी प्रीमियम राशि देंगे उस हिसाब से पेंशन मिलेगी, तो ये सही है। और ये उसको कोई ना कोई गारंटी तो चाहिए ना, तब तो आप प्रीमियम देंगे, तो भारत सरकार की गारंटी ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है आगे स्टेटमेंट। भारत सरकार अभिदाता के अंशदान का 50% अथवा 1000 प्रतिवर्ष जो भी कम हो अंशदान करेगी, तो हो सकता है करती हो। आगे देखते हैं, यह 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए, इसमें डाउट कर रहा है ये। पहली बात, जब जहाँ भी लिखा है सभी नागरिकों के लिए 40 वर्ष से अधिक, वैसे भी जनरली मैंने बताया कि पेंशन की स्कीम्स 18 से 40 वर्ष के लिए ही होती है, क्योंकि आप 18 से 40 वर्ष की एज है तभी तो आप प्रीमियम देंगे तब तो 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलेगी। अब जो 60 वर्ष का पहले भी हो चुका है तो वो कब तक प्रीमियम देगा और फिर कब उसको पेंशन मिलेगी, इसलिए जनरली ये स्कीम पेंशन की 18 से 40 वर्ष के लिए होती है। तो जब ये बोला 40 से अधिक वर्ष और सभी नागरिकों के लिए, तो यहाँ पे डाउट कर लेना है। और दूसरी बात ये है कि जब भी गवर्नमेंट की कोई पेंशन, कोई भी योजना के बारे में बोले, कोई भी स्कीम्स के बारे में कहीं भी पूछ रहा है, जैसे एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे योजना के बारे में पूछ रहा है, स्कीम्स योजना, तो कभी भी योजना के बारे में पूछो तो जरूरी नहीं कि योजना, कोई भी योजना सभी के लिए हो। पहली चीज़ तो याद रखें, सभी नागरिकों के लिए हर योजना नहीं होती, उसमें कुछ वो होता है, प्रावधान होता है कि इस नागरिकों के लिए, इतने आयु वर्ग के लिए है, महिलाओं के लिए है कि बच्चों के लिए है, सभी के लिए नहीं होती है। क्योंकि योजनाएं क्यों लाया जाता है? कल्याण करने के लिए, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याण ऐसा नहीं है ना कि सबको कल्याण की जरूरत है, अब अंबानी जी और टाटा जी को थोड़ी कल्याण की जरूरत है, सबको कल्याण की जरूरत नहीं होती, इसलिए सभी नागरिकों के लिए नहीं होता है ये सारी चीज़ें। एक ये भी पॉइंट याद रखना है। तो इसका ये गलत है, इसमें गलत पूछा था, ये गलत है। एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, तो ये गलत वाला मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या है। दुर्घटना और अशक्तता हेतु 2 लाख तक का संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक बीमा किस्त की राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मैं इसमें बता दूं, इसका 2 आंसर है फिलहाल आज की डेट पे। पहले 12 रुपए थी जो कि अब बढ़ के 20 रुपए हो गई है, तो अब का याद रखना है, प्रेजेंट में 20 रुपए है ये, और पहले 12 रुपए थी पास्ट में। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। अब 2016 के पेपर में आ जाते हैं, फिर से अटल पेंशन योजना आ गई। अटल पेंशन योजना के लाभार्थी 18 से 40 वर्ष, इसमें बात हो गई है, सही है ये तो। आगे क्या है, लाभार्थी को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत पेंशन दी जाएगी। ये तो 60 वर्ष के बाद ही किसी को पेंशन दी जाती है ना, 60 वर्ष से पहले तो नहीं दी जाती, ये भी सही है। उस किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके पति या उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी, ये तो देना ही पड़ेगा। देखिए, अगर इसको आप, अगर ये नहीं भी पता तो भी आप अपने से दिमाग लगाइए कि यदि मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, मान लीजिए अभी मैं 20-25 का हूँ, 25-30 जो भी मानना है, जितने भी है, मान लीजिए अभी आप 25 के हैं,
25 से आप 60 तक वो दिए प्रीमियम दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं महीने का 200-500 जितना भी है, इतना ज़्यादा अमाउंट आप प्रीमियम दे चुके हैं। बाय द चांस दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु 60 में ही हो जाए तो उसको पेंशन का लाभ तो मिल नहीं पाएगा, तो उसका इतना सारा पैसा कहाँ गया, वेस्ट ना चला जाएगा। तो ये पैसा की देने के लिए कहीं ना कहीं तो इसका भुगतान करेंगे ही, तो इसका भुगतान अब उनके स्पाउस को किया जाता है, ये बात है। तो ये अपने से दिमाग लगा के इसको सही करना, स्पाउस को दिया जाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति 25 का है, 60 तक उन्होंने पेमेंट प्रीमियम राशि दिया है इतना ज़्यादा अमाउंट, तो उसका पैसा कहाँ गया ना, वो पैसा वेस्ट थोड़ी हो जाएगा, उसको किसी को तो रिटर्न करना ही होगा। तो उस बेस में इसको सही मानना है। अब आगे क्या है, लाभार्थी को किसी नामिता की अनुज्ञा नहीं होती, मतलब नो नॉमिनी ऑफ बेनिफिशियरी इज परमिटेड। तो ऐसा नहीं होता, कोई ना किसी भी योजना में जाते हैं, जनरली आप खाता खुलवाने में जाते हैं ना, तो एक दो नॉमिनी लगते हैं कि आपका नॉमिनी ये है, नॉमिनी का सिग्नेचर कराओ, नॉमिनी का अकाउंट नंबर लिखवाओ, तो नॉमिनी की ज़रूरत तो होती है। तो ये गलत है, इसमें नॉमिनी की अनुज्ञा नहीं लिखी, तो ऐसा नहीं होता, नॉमिनी की ज़रूरत होती है लगभग हर गवर्नमेंट स्कीम में। जैसे कहीं भी हो, ये रजिस्ट्री करवाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, कुछ भी करवाना है, तो एक दो नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कैसे, पेंशन योजना में कैसे नहीं होगी, तो इसको गलत मान लेना है चौथा। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। अब आगे देखते हैं क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी कौन सी सुरक्षा, ये अभी हम पढ़े, ये भी PYQ मिल गया, ये सीधा 2016 का है, और ये 2000 कब का, 17 का है। लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क्या है कि ये 2000, ये है 60 वर्ष की आयु के सभी बैंक धारकों के लिए उपलब्ध है, 60 वर्ष की आयु तक की, ये भी याद रखना है, 60 वर्ष की आयु तक। जनरली कितना होता है वैसे, ये दूसरा, ये बीमा योजना है, इसके बारे में बताते हैं अभी, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत होगा। और इसमें ये भी चीज़ पता चल रही है ना, ऑप्शन देखिए, कोई दो ही सही होगा, चारों तो नहीं सही हो सकते, इसको पढ़ने से तो वैसे ही पता चल जाएगा। यह एक जीवन बीमा योजना है, यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। तो सुरक्षा बीमा है तो दुर्घटना से संबंधित ही होगी, ये तो सीधा सा लॉजिक चल रहा है ना। सुरक्षा है तो सुरक्षा किससे करना है, दुर्घटना से ही तो सुरक्षा करना है ना, अपने से सुरक्षा थोड़ी करना है। किसी दुर्घटना से ही सुरक्षा चाहिए, तो तीसरा तो सही होना ही है, तीसरा सही होना ही है, जहाँ 3 नहीं है उसको काट देना है, ये दोनों में से कोई एक होगा। चौथा पढ़ते हैं क्या है, यह बीमा दुर्घटना से हुई मृत्यु और स्थायी अशक्तता को, बीमा को सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो तो करेगी ना, दुर्घटना से कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो जाए या फिर किसी कोई अन्य शक्तता प्रदान हो जाए, फिर डिसेबिलिटी हो जाए, तो डिसेबिलिटी हो जाए तो उससे बीमा तो मिलेगा ही ना, तभी तो बीमा है, नहीं तो बीमा किस लिए। तो 3 और 4 सही हो गया। वैसे इसके बारे में बता दें कि ये 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए दुर्घटना बीमा है। तो ये 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए, ये वही बीमा है जिसमें 20 रुपये प्रीमियम दिया जाता है, 2 लाख रुपए तक का बीमा इसमें प्रदान किया जाता है। ये स्कीम ये है, इसमें 2 लाख तक का बीमा मिलता है, ये याद रखना। ये शायद पूछ भी सकता है क्योंकि अभी ये चर्चा में भी थी ये स्कीम पिछले कुछ समय में, तो इसको याद रखना ये स्कीम। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, एक ये स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके बारे में ये 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वयस्कों के लिए, फिर ये आ गया, अभी ऊपर बताया ना सभी वयस्कों के लिए कैसे हो जाएगी, और 18 वर्ष से क्या, 18 वर्ष से 105 वर्ष के लिए भी हो जाएगी, किसी की एज 105 है तो उसके लिए भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जनरली गवर्नमेंट स्कीम एक लिमिटेड लोगों के लिए होती है, कल्याणकारी स्कीम होती है, तो ऐसा नहीं होता, इसको काट देना है। तो इसको काटते ही संभवतः आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये पता चल गया कि इससे दूसरा सही है। दूसरा क्या क्या है, स्वतः नामी सुविधा, मतलब ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से खाता धारकों के बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाता है, ये जनरली सभी में होता ही है, मतलब कुछ भी आप करवाइए, बीमा करवाइए, तो ये जनरली ऑटोमेटिक ही होता है, ऑटो पेमेंट। तीसरा है क्या है, जीवन बीमा का मूल्य खाता धारक के द्वारा विनिश्चित किया जाता है और उसे उसके अनुसार प्रीमियम देना होता है, वो तो होगा ही ना। और अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा की राशि उसके परिवार को दी जाती है, तो ये तो ज़्यादा सही है, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर अभिदाता की मृत्यु हो जाएगी तो अभिदाता लेने थोड़ी आएगा, फिर तो उसके परिवार को ही देना पड़ेगा ना जीवन बीमा, और जब बीमा है तो उसको फंड तो लौटाना ही पड़ेगा, तो ये तो एब्सोल्युटली सही होना चाहिए, सिंपल लॉजिक की बात है ना। इसमें क्या बोला, अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा की राशि उसके परिवार को दी जाती है, तो और किसको दी जाएगी, पड़ोसी को थोड़ी दी जाएगी, या फिर अभिदाता खुद तो आके लेकर ही जब मृत्यु हो गई है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात सही है। 4 तो होना, ये 2 होना, 2 और 4 निकल आया।
और तीसरा क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। क्या है? जीवन बीमा का मूल्य खाता धारक के द्वारा विनिश्चित किया जाता है और उसके द्वारा उसके अनुसार प्रीमियम देना होता है। ये ऐसा नहीं होता, ये गवर्नमेंट बीमा है, ये इसका अमाउंट फिक्स होता है। वर्तमान में 436 रुपये के आसपास अमाउंट चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति का 436 रुपये ही कटेगा, चाहे उसके अकाउंट में कितने भी पैसे पड़े हो। 436 रुपये का अमाउंट होता है ये जीवन जीवन बीमा। ये भी 2 लाख रुपये का बीमा होता है। ये मृत्यु के पश्चात मिलता है, ये दुर्घटना बीमा नहीं होता। ये जो बीमा था सुरक्षा बीमा योजना, ये दुर्घटना का बीमा था, और ये था मृत्यु का बीमा। इसमें भी 2 लाख का अमाउंट मिलता है प्रीमियम, और प्रीमियम राशि इसकी लगभग 436 रुपये। पहले 300 के आसपास कुछ थी, 336 या ऐसा कुछ थी। अब इसका प्रीमियम राशि 400 450 के आसपास है। 436 शायद है, या फिर नहीं सॉरी, पहले 336 थी, अब 436 या 450 के आसपास मान लीजिए, इतना ही है। अब देखते हैं भारत को जानो कार्यक्रम क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को के लिए उन्हें भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करना हो सकता है। वैसे तो ये कैसे होगा, ये तो स्कूल वाले ही कर देंगे। इसके लिए अलग से कार्यक्रम क्यों लाना ना, ये तो स्कूल वाले कर ही रहे हैं पढ़ा के। ग्रामीण शिक्षकों के देश के विभिन्न भागों में भ्रमण को सुगम बनाने हेतु कार्यक्रम। अगर ऐसा हो जाए, ग्रामीण शिक्षकों के देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करवाने का सुगम कार्यक्रम, तो फिर तो सब कोई ग्रामीण शिक्षक ही बनेगा ना यार, और कोई क्यों बनेगा। क्योंकि अगर ऐसा मतलब इनको घूमने के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम चला रहा है, तो फिर सब कोई ग्रामीण शिक्षक ही बनना चाहेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ निकट संबंध बनाने के लिए विदेश मंत्रालय का प्रसार कार्यक्रम। भारत को जानो, और ये विदेश मंत्रालय ऐसा कुछ फिक्स लग रहा है आपको? कहीं से भी संबंध नहीं बैठ रहा है, तो ये तो गलत है। चौथा क्या है? विदेशों में बसे भारतीय युवाओं के लिए भारत के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ये एब्सोल्युटली सही है कि भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। वैसे नॉर्मल ही समझेंगे तो समझ आ जाएगा, ये तो बिल्कुल कनेक्शन इससे बन ही नहीं रहा भारत को जानो से, तो इसको सी नंबर तो डायरेक्ट काट देना, कोई कनेक्शन ही नहीं है। और बी भी कट जाएगा, क्योंकि बी अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर सब कोई ग्रामीण शिक्षा की बनेगा, फिर ईपीएफओ और आईएएस पीसीएस क्यों बनना, ये स्वाभाविक सी बात है ना। और ये 12 से 15, इसमें भी ये 12 से 15 वर्ष की आयु, 15 क्यों होगा, 15 से 18 वर्ष की आयु भी हो सकता है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। वैसे भारत को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, इसको याद रखना है। अब 2012 में देखते हैं क्या है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम किस लिए था? तो संस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने का प्रयास। कितना पॉजिटिव है यार। संस्थानिक प्रसव के बारे में कितने समय से बात चल रही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, तो इसके लिए तो लगभग होगा ही। और नाम भी है जननी सुरक्षा, जननी की सुरक्षा करना। जननी की सुरक्षा इसी तरह तो होगी अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ जाए तो पहला तो सही होगा ही। दूसरा देखते हैं, प्रसव के खर्च को पूरा करने के लिए माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ये तो होता है, बहुत सारी स्कीम्स में सहायता दी जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, सार गर्भता और प्रसूति के कारण मजदूरी में हुई हानि के संभरण का प्रयास करना। मजदूरी में हुई हानि का संभरण क्यों करेगा? ये तो बीमा वाले करते हैं ना, कि अगर वैसे भी अगर कोई बीमार है तो उसका मजदूर काम में नहीं आ पा रहा, तो उसको जितनी भी हानि हो उसको क्षतिपूर्ति करना, ये जननी सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत होते ही आंसर आ गया 1 और 2। अब आगे देखते हैं, आगे मनरेगा के बारे में। मनरेगा का उद्देश्य किसका उपबंध करता है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा बढ़ाने का। क्या मनरेगा का उद्देश्य क्या है? सबको पता है यार, ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार देना। बाकी और भी पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास योजनाओं के कम से कम 100 कर्मचारी। ऐसा थोड़ी है, तो हमको पता है रोजगार की स्कीम है, मनरेगा रोजगार की स्कीम है। वैसे इस नाम में भी लिखा है रोजगार गारंटी, यहाँ पे भी आ गया रोजगार गारंटी। और क्या है, एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों के कम से कम 100 बच्चों को भोजन की बात कहाँ से आ गई? ये रोजगार से संबंधित है, काटना है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योग्य वयस्कों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार। तो ये दोनों में डाउट हो सकता है, लेकिन इसमें ये बोला सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और हम सबको पता है कि मनरेगा में अकौशलीकृत रोजगार काम मिलता है, कौशलीकृत नहीं मिलता, अकौशलीकृत मिलता है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी तो कौशलीकृत हो गया ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा कौशल की ज़रूरत है।
तो ये इसमें नहीं हो सकता, इसका बी सही है। और मनरेगा में ये याद रखना, मनरेगा में परिवार के किसी सदस्य को दिया जाता है, हर सदस्य को नहीं मिलता, तो ये बात भी सही है, परिवार के वयस्क सदस्य को। अब आगे देखते हैं क्या है। भारत सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी से नीचे ग्रामीण परिवारों के आवास इकाइयों के निर्माण या कोठी उन्नयन में सहायता देने का लक्ष्य रखता है? आवास में सहायता देता है, ये बात उसकी। तो राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम हो सकता है। जवाहर रोजगार योजना, तो ये तो दिख रहा है यार, रोजगार से संबंधित है, आवास से संबंधित नहीं है, तो इसको तो काट देना। इंदिरा आवास योजना, साफ दिख रहा है आवास से संबंधित, सी। ज्यादा पढ़ने का काम ही नहीं, आवास आवास अब साफ दिख रहा है ना इसमें। आवास योजना, आवास इकाई लगा देना है, सी। और बाकी इसको भी देख लेते हैं क्या है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ये तो ऊर्जा से संबंधित है ना, शहरी नवीकरण ऊर्जा से संबंधित है, ये नाम से भी पता चल रहा है। और समाज को सहायता देना मतलब कि किसी चीज में सब्सिडी की बात कर रहा है, ये आवास की बात नहीं कर रहा है, और ये डायरेक्टली आवास की बात कर रहा है, तो इसका यही सही है। अब आते हैं इसमें मिड डे मील की बात है। 1995 में उद्देश्य क्या था? मिड डे मील का उद्देश्य पूछा गया और कुछ नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन और प्रतिधारण की उपस्थिति बढ़ाना, नामांकन और प्रतिधारण की उपस्थिति बढ़ाना, ठीक है, देखते हैं। अब वैसे भी मिड डे मील का तो ये उद्देश्य था ही ना कि अगर दोपहर में लंच में भोजन दिया जाएगा बच्चों को, तो सुबह टाइम से बच्चे लंच तक बैठे रहेंगे एटलीस्ट, तो नामांकन बढ़ जाएगा, तो ये तो उद्देश्य था ही, इसको सही करते हैं। दूसरा क्या है? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषण की स्थिति सुधारना, तभी तो भोजन दिया जा रहा है, नहीं तो कुछ और भी दिया जा सकता था ना, तो भोजन देने का पर्पज ही क्या है कि पोषण की स्थिति सुधारो। तीसरा क्या है? ग्रामीण परिवारों के बीच पढ़ने की आदत में सुधार करना। पढ़ने की आदत कैसे सुधर सकती है? पढ़ने की आदत मिड डे मील से थोड़ी सुधरेगी, तो ये तो थोड़ा दूर की बात है। ग्रामीण विद्यालय के बच्चों को टिफिन बॉक्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना, क्या लिखा हुआ है यार, इसको कैसे कोई सही मान सकता है? टिफिन बॉक्स के उपयोग को, भाई आप खाना खुद ही स्कूल में दे रहे हो दोपहर का, तो टिफिन बॉक्स का क्या उपयोग करना है? क्या बात है, ये तो डायरेक्ट कट गया 4 नंबर। अब ये पता है कि 2 ही सही होना है, और ये दोनों ज़्यादा सही हैं, तो 1 2 को लगा देना है। अब आगे देखते हैं ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण निर्धनों के आजीविका विकल्पों को कैसे सुधारने का प्रयास करता है? आजीविका मिशन है तो कैसे सुधारेगा? आजीविका किस लिए होता है? स्वयं सहायता समूहों के लिए। बाकी और भी पढ़ लेते हैं क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए निर्माण उद्योगों और कृषि व्यापार केंद्रों की बृहद संस्था स्थापित करके, ऐसा नहीं होता है। आजीविका वैसे भी महिलाओं के लिए होता है, महिला जब अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेती हैं तो उसके लिए आजीविका मिशन होता है। किसानों के बीज, उर्वरक, डीजल पंप और लघु सिंचाई उपकरणों को निःशुल्क पूर्ति देने के लिए, ये तो किसानों के लिए अलग होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो फंड देने के लिए वो सब होता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? 2, ओनली 2। तो ये हो गया सारा PYQ स्कीम्स के सारे हो गए हैं। अपन अगला देख लेंगे, हिस्ट्री का देख लेंगे या फिर वो देख लेंगे लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटीज़, जो भी है इनको कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।